जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की जो एक सीरीज चल रही थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, उसकी एक नई वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के आर में जो पूछे गए प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जो कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी या रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। बहुत कम दिन बचे हैं, 27 जुलाई को पेपर है। तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं कृपया अगर फास्ट मोड पे अगर देख लेते हैं तो उनको रिवीजन जो करने में आसानी हो जाएगी और ये पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन वो 2020 के होंगे। 2020 में जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया, यानी कौन सा राज्य है जिसका जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि जो जितनी भी तट रेखा है, तट रेखाओं वालों के अगर तट रेखा वाले राज्य कभी कभी पूछ लेता है तो 9 है। ठीक है, 9 राज्य हैं जो कोस्टल लाइन के किनारे पाए जाते हैं। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है वो स्टेट कौन सा है जिसमें हम लोगों का सबसे ज्यादा सर्वाधिक तटरेखा लंबी है। अब इसमें देखते हैं, एक आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पर जो गुजरात है इसकी जो तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी होती है। उसके बाद में आती है आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में आती है थर्ड नंबर पर हमारी तमिलनाडु आती है। तमिलनाडु की जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। जैसे अगर देखते हैं हम लोग, ये वाली जो रेखा, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक के, अगर ये जो है एरिया, यहाँ से ये एरिया, ये आता है गुजरात का। इसका जो एरिया अगर हम लोग नोट करना चाहें तो इसका एरिया 1414.07 किलोमीटर के पास इसका एरिया। ठीक है, यानी अगर इसका कहा जाए कि जो कितना एरिया कवर करता है 1214 किलोमीटर। तो उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कोई भी स्टेट उतना लंबा नहीं है जितना कि आंध्र प्रदेश की जो बॉडी है वो लंबी है। ये लगभग लगभग कितनी आती है, 973 किलोमीटर के आसपास जो है इसका एरिया, यानी सेकेंड नंबर पर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है। ठीक, तीसरे नंबर पर अगर हम लोग इसको देखें कि यहाँ पर जो एरिया है, ये वाले एरिया, ये तीसरे नंबर पर आता है। यानी तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पर है। यानी पहले नंबर पर गुजरात हो गया जिसके एरिया 1214 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर 973 किलोमीटर के साथ में आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये इसमें जो अगर देखें तो ये वाला जो है, जो गुजरात है, यही सबसे बड़ा इसका जो कोस्टल लाइन एरिया है, इसी का सबसे बड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित में शैल समूहों में सर्वाधिक जो है अधिकतम मात्रा में कोयला कौन सा प्रदान करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। उसका रीजन ये है कि ये कार्बोनिक से जुरैसिक काल तक की इनका निर्माण हुआ था। अगर निर्माण देखें कि गोंडवाना क्रम का ये हुआ था कार्बोनिफेरस से, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल तक की। जुरैसिक काल तक की निर्माण हुआ था। तब हुआ क्या था कि बहुत सारे जो ऐसे पत्थर थे जो सीधे के सीधे धंस गए थे। उनमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लंबी लंबी दरारें हुई थी। फिर इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो पत्तियां, पेड़ पौधे यहाँ पर गिरे और धीरे धीरे वो जो है सारे दबते चले गए। और फिर वो धीरे धीरे भरने के बाद में जो वनस्पतियां थी या जो पेड़ पौधों के पत्ते थे वो धीरे धीरे जब जाकर के वो अंदर सड़ने के बाद में पक गए, वही सब सारे कोयले के रूप में बन गए। ठीक है, तो ये जो होता है कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक की, इसमें जो है बहुत सारे पेड़ पौधे जब यहाँ पर दबने के बाद में ये चट्टानें धीरे धीरे अपना मिट्टियां भरती गई या कुछ भी भरते गया। उसके बाद में जब इसमें जो कोयला प्राप्त हुआ, वही हमारा जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो समूह है उसी में पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, खनिज देखने को मिलता है।
खनिज जो पदार्थ हैं सबसे ज्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। विंसन शैल समूह जो है ये जो है वो सबसे पुराना है और ये अपने सीधे धीरे 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 अपने स्ट्रक्चर को खोता जा रहा है और धीरे धीरे वो सब सारी पिघलती हुई या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको खोती हुई जा रही है। इसका एग्जाम्पल जैसे अरावली पर्वत जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, टर्शरी समूह की चट्टानें आगे जो बहुत सबसे शुरुआत की चट्टानें हैं उनको कहा जाता है। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनमें सबसे ज्यादा जो है वो कोयला प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति जो है का निवास करती है। तो जरवा जनजाति सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। यह एक बहुत ही पुरानी जनजाति है। इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है या यूं कहे कि आकार जो अगर देखा जाए कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं, आकार जो होता है जरवा जनजाति का वो छोटा होता है। और अगर देखा जाए कि जो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग वो काला होता है। ठीक, यानी छोटे कद के काले कलर के या काले रंग के जो अंडमान निकोबार में निवासी रहते हैं जनजाति के लोग उनको जरवा कहते हैं। जरवा जनजाति के जो ट्राइब्स हैं वो वहां पर अंडमान निकोबार में रहते हैं। और एक दो और जनजाति है जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार में जो जनजाति है और जिनसे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर कहा जाए कि सेंटिनली ओंगे, ओंगे और शोम्पेन, ये जनजाति भी अंडमान निकोबार में रहते हैं। ठीक है, यहाँ जो सेंटिनली होंगे सोम्पेन जनजाति ये सब अंडमान निकोबार में, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और जैसे जो इसको कहा जाए कि जो जरवा जनजाति है ये भी वहां रहती है। जरवा जनजाति इसको 1979 से इसको आरक्षित कर दिया गया, यानी एरिया जो है वो आरक्षित कर दिया गया। ये यूं कह सकते हैं कि ये जो है जरवा जनजाति के लोग आरक्षित जनजाति के अंदर आते हैं, यानी इनके एरिया में अब कोई लोग सर्वे करने भी नहीं आ सकते हैं। वो लोग पूरी तरीके से कट आउट है। जो मॉडर्न स्ट्रक्चर जो चल रहा है इंडिया का, यानी पूरा सा पूरा एक एरिया है वहां पर सारे के सारे लोग अपने तरीके से रहते हैं, अपने तरीके से खाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, पूरा का पूरा कट आउट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हम लोग अगर देखते हैं कि इंडियन या इंडियन मैप में तो कुछ ठीक, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। इस मैप में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर पड़ता है गुजरात। अगर इसको देखते हैं यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ी सी एक पड़ता है गुजरात, दूसरा पड़ता है राजस्थान, तीसरा अगर हम लेके चले इसको, तीसरा जो पड़ता है यहाँ पर मध्य प्रदेश पड़ता है, इसको जब आगे बढ़ेगी ये तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है, जब और लाइन बढ़ेगी तो यहाँ पर झारखंड पड़ता है, छत्तीसगढ़ झारखंड। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा पश्चिम बंगाल, यानी 6 एक पश्चिम बंगाल। जब आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन क्रॉस करते हुए जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ये पड़ता है त्रिपुरा।
और लास्ट में मिजोरम होते हुए पार हो जाती है, यानी लास्ट का जो पड़ता है वो मिजोरम पड़ता है। इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बना के याद कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो अगर देखें तो त्रिपुरा भी हमारा पड़ता है, छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, मिजोरम भी पड़ता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये मणिपुर है। ये कर्क रेखा के ऊपर नहीं पड़ता है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछा जाएगा कौन सा जो है राज्य भारत के कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा दिया है चित्रकूट जो जलप्रपात है वो निम्नलिखित किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जो चित्रकूट इंद्रावती नदी पर बना है, इसका रीजन एक और पूछा जाता है कि इसकी जो हाइट है वो लगभग 90 फीट के आसपास है। ठीक, और दूसरा आकार जो है वो इस जलप्रपात का वो घोड़े की नाल का है, घोड़े की नाल के प्रकार का है। इसीलिए इसको जो कहा जाता है और एक नाम दिया जाता है भारत का नियाग्रा फॉल। जो यानी चित्रकूट जो जलप्रपात है वो जो इंदिरा नदी पर बसा हुआ है, ये इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। ये बसा कहाँ पर है, इसको जो बसा है बस्तर जिले में, बस्तर जिला है जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, यानी बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर जो बनने वाला जो 90 फुट का जो जलप्रपात है उसको हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्वेश्चन से में चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन सबसे प्रश्न बनता है। अगर हम लोग देखें कि हिमालय का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हिमालय का स्ट्रक्चर कुछ अगर इंडिया मैप में है, यानी यहाँ अगर जम्मू कश्मीर इसको ले लिया जाए तो ये हिमालय से लेकर के इस टाइप का हिमालय चांद के आकार का चंद्राकार पाया जाता है। ठीक है, इसमें लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इस टाइप के कुछ हिमालय होते हैं 3 लेयर में। ठीक, अब इन नदियों को, अगर नदियों के आकार पर हिमालय को अगर डिवाइड किया जाए तो हिमालय अगर पहला अगर करें तो जो ये जो होता है यहाँ वाला एरिया, यानी यहाँ से लेकर के अगर इसको चले तो यानी इसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। पहला क्या हो गया, पंजाब हिमालय। ये किन किन नदियों के बीच में पाया जाता है, ये पाया जाता है सिंधु से लेकर के सतलज। ये जो है वो सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक ही पाया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जब पंजाब हिमालय खत्म हो जाता है उसके बाद में शुरू होता है यहाँ पर दूसरा हिमालय जिसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। यानी यहाँ जो पड़ेगा वो जो पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यानी जिसको अगर हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय ये पड़ता है। सतलज शुरू होगी, सतलज खत्म हो जाएगा, सतलज से लेकर के काली नदी तक की, यानी सतलज से काली नदी तक की ये आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में शुरू होता है यहाँ पर नेपाल हिमालय। यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसको देखते हैं, या इसको कह सकते हैं ये जो नेपाल हिमालय है, हिमालय है,
वो अगर उसको देखे तो यहाँ काली नदी दूसरी आएगी, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक की, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक की होता है। उसके बाद में जो आखिरी में बचता है असम हिमालय, इसको कहते हैं असम हिमालय। तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया हुआ वो असम हिमालय में आता है, यानी आखिरी का ये वाला पूरा का पूरा असम हिमालय में आता है। असम हिमालय में असम हिमालय में यहाँ से लेकर के तीस्ता नदी से लेकर के अगर आखिरी में जो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, वहां तक की फैला हुआ है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो अगर इसका हम लोग प्रश्न देखें, जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय हमारा सतलज से काली नदी तक की इसमें कह सकते हैं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से डायग्राम बना के याद कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी ऐसी नदी जो भारत की कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, वो है माही नदी। माही नदी एक्चुअली में ये ऐसा है कि यहाँ पर जो है अगर इसको स्ट्रक्चर बना के चले, यहाँ पर जो है वो अगर ये कर्क रेखा ऐसे गुजरती तो यहाँ पर ये जो है माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकल करके इस प्रकार बहती है, एक बार ऐसे पार करके जाती है, फिर ऐसे पार करके अरब सागर में बह जाती है। ठीक है, तो यही माही नदी जो है वो 2 बार जो है इसीलिए काटती है, और उसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार है, इसीलिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में किन पवनों से होती है। तो अगर कहा जाए कि भारत में जो मानसून आता है वो निम्नलिखित किन पवनों के द्वारा आता है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल के आसपास आता है, यहाँ से इंटर होता है। तो अगर हम लोग इसको साउथ और वेस्ट में बांट ले तो पहली चीज तो हो गया दक्षिण, दूसरा हो गया इधर से आता है तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो दक्षिण जो पश्चिम का मानसून है, यानी दक्षिण पश्चिम की जो पवने हैं उन्हीं के द्वारा ही मानसून आता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये पवने इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर की तरफ चलती है, यानी आखिरी में जो ठंडक और बारिश होती है वो जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर अरावली पर्वत है, उसके बाद अरावली कह रहा हूँ कि नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर इसके इधर पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब मौसम आता है मई जून में तब बारिश नहीं होती, क्योंकि ये सीधे के सीधे इधर की तरफ चले जाती है असम में, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करती है चेरापूंजी मानिसराम में, फिर उधर से उधर चले जाती है। यहाँ पर बारिश होती है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ऐसा कौन सा जो राज्य है जहां पर नवंबर दिसंबर में मानसून आता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो तमिलनाडु है यहाँ पर बाढ़ के जो आप लोग न्यूज सुनते होंगे वो नवंबर दिसंबर के महीने में आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मानसून होता है जब लौट करके वापस जाता है तब यहाँ पर बारिश कराता है, आते समय यहाँ पर बारिश नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम जो पवने हैं ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि नीली क्रांति, यानी नीली क्रांति को निम्नलिखित में किससे संबंधित। ठीक है, तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उसके बाद में आता है दुग्ध उत्पादन, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से। फिर आता है तिलहन उत्पादन, ये पीली क्रांति से संबंधित है। और इसको वह कहें जो हम लोग फूड ग्रेन का प्रोडक्शन या खाद्यान्न उत्पादन, ये हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है, जिसमें गेहूं और जौ की जो उपलब्धता थी क्रांति से संबंधित है, जो इसमें गेहूं और गेहूं की जो है वो उपलब्धता थी। अब पूछ लेता है कि जो हरित क्रांति थी उसके जनक कौन माना जाता है, तो उनको स्वामीनाथन माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, यानी जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर का जो बारामूला बारामूला जिला है वहां पर झेलम नदी पर स्थित है। अब झेलम नदी पर दो और ऐसी परियोजना है जिनको कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहली पहली परियोजना हो कहते हैं किशन गंगा परियोजना, वो भी झेलम नदी पर है। दूसरी यहाँ पर उरी परियोजना, ये भी झेलम नदी पर स्थित है। तो एक तो हो गया तिलबुल परियोजना, दूसरा किशन गंगा परियोजना, तीसरा उरी परियोजना, ये तीनों जो है वो जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके ऑप्शन हमें इसमें सेलेक्ट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर इसको देखते हैं। पहला दिया गया है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। तो हम लोगों को पता है कि जो रिहंद बांध है वो सोन नदी की जो सहायक नदी रिहंद नदी है उस पर स्थित है। रिहंद नदी जो है उस पर स्थित है। तो यानी यह कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, जो कि रिहंद नदी सोनभद्र जो जिला है वहां पर ही, यहाँ पर ये रिहंद बांध पाया जाता है, बना हुआ है। दूसरा क्या लिखा है कि हीराकुद बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुद बांध महानदी पर ही स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। ये भी आप जानकारी अगर याद रखेंगे तो कई बार प्रश्न बना हुआ है। तीसरा अगर कहते हैं कि तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। यानी जो तुंगभद्रा परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है। अगला जो दिया गया है कि मैथान बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी जो बराकार नदी है उस पर बनने वाला बांध है। यानी ये चारों ऑप्शन है, ये चारों के चारों सही है। अगर ये कहें कि इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4 तो सारे सही है, तो ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो भारत का जो हरियाणा के पानीपत जो जिला है वहां पर देश का पहला जो है रबर संयंत्र लगाया गया है। ये लगाया कब गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी जो देश का पहला जो है वो 2013 में लगाया गया है। ठीक, 2013 में इसको लगाया गया था। कभी कभी साल भी पूछ लेता है रबर संयंत्र का जो है वो कृत्रिम रबर संयंत्र जो पानीपत में लगाया गया है, इसका साल क्या है। प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो कौन सी है। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे पुरानी अगर तेल शोधनशाला पूछता है पुरानी, तो वो असम में डिगबोई है। बट अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो गुजरात के जामनगर में स्थित है। यह एक प्राइवेट जो तेल शोधन है। यह है किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक, अगर ये कहे कि अगर कुल जो क्षमता है इसकी, तो ये विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। यानी विश्व कुल क्षमता में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तेल शोधन शाला। ठीक, अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है कि कुछ जो सूची दी गई है उनको मिलाना है। जैसे अगर कहा जाए कि इसमें जो गुरु महिसानी है वो लौ अयस्क का उत्पादन करती है। ठीक है, फिर तालचीर जो उत्पादन है उसको हम लोग कहते हैं कोयला उत्पादन से। ठीक, जादूगुड़ा ये यूरेनियम उत्पादन से संबंधित है और जावर जो है वो जस्ता से संबंधित है।
ठीक, इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं। जैसे अगर गुरु महिसानी का याद रखें, गुरु सबसे ज्यादा कौन सा जो खनिज होता है वो लौह होता है। ताल या तेल का मिला के चले तो वो कोयला से, अगर इससे रिलेटेड याद करने में आसानी हो। जादू गुड़ा जो जादू से गायब हो जाए वो यू है कि जो महंगा होता है वो यूरेनियम होता है। और जावर जस्ता के लिए फेमस है। तो अगर ये देखें गुरु मैसानी ए का जो पढ़ रहा है वो 3 पढ़ रहा है, 3 इसमें है और इसमें है। उसके बाद तल चीर यानी बी का 4 पढ़ रहा है तो इसमें है और इसमें नहीं है। तो यानी ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी इसमें कुछ दी गई है, खनन क्षेत्र दिया गया है और खनिज को नाम दिए गए हैं, उनको मिलाने के लिए प्रश्न आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे लंबो संरचना में सबसे जो निचली सतह होती है वो कौन सी होती है? जो सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, उसके ऊपर आता है आइनोस्फेयर, उसके बाद में ऊपर चीजें चलती रहती है। यानी सबसे जो होता है वो सबसे नीचे वो ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद में समताप मंडल और आयन मंडल आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया है कि कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर देश दिया गया है और यहाँ पर लौ अयस्क उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें पता करना है हमें नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग देखें, कजाकिस्तान कारागाडा के लिए उत्पादित करता है। यूक्रेन जो है क्रिवाया राग जो है वो वहां पर उत्पादित होता है। बट जो जर्मनी है वो नारमंडी में नहीं होता है। और फ्रांस का जो ये पेनरीज होता है, पेनरीज में भी ये खनन उत्पादन क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ बनने वाले खनन से प्रश्न बनते हैं। तो खनन से रिलेटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में भी क्या दिया गया है कि इसमें कौन सा सुमेलित है। अभी पूछा गया था नहीं, अब पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या दिया है कि लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, यानी ये सुमेलित है। तो उसके बाद रूर प्रदेश जो जर्मनी में है, यहाँ पर जो है वो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सॉरी, यही वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर ये लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में नहीं है। दूसरा ये जो रूर औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी में ही है। और ब्रिस्टल फ्रांस में नहीं है, यानी ये वाला गलत होगा। और सैक्सोनी जो है वो यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। तो यानी इसका जो ये बी वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसको हम लोग बी वाले ऑप्शन को सही मानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक मिनट। इसमें ये दिया गया है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर ये जो नहीं वाला ऑप्शन लगा है वो कौन कौन सा है। अगर ये कहें कि गैबन है, लाइबेरिया, अंगोला है। यहाँ पर जो बोत्सवाना है ये जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पे नहीं है, दक्षिणी तट पर स्थित है। तो बोत्सवाना जो है वो जो है, इसको बोत्सवाना लिखते हैं। बोत्सवाना जो पश्चिमी तट ना होकर के इधर पूर्वी तट में स्थित है। तो यही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में जो आरओ का एग्जाम हुआ था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।